हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सो बच्चों, सुबह मॉर्निंग वाली 10 वाली क्लास है ये, और मेनली मैं इसमें आपको पॉलिटी करा रहा हूँ। इससे पहले आपने 8 बजे से क्लास देखी होगी। मैंने न्यू बैच स्टार्ट किया है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए, खास तौर पर मेंस ओरिएंटेड बैच है, जिसमें मैंने सामान्य अध्ययन के पेपर फर्स्ट का जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है उसको मैंने शुरू किया है। तो आज तो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें, और कल जो है वो उसमें मैं आपका मेंस के क्वेश्चन कराऊंगा ज्योग्राफी के। तो फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, ज़रूर करिएगा मॉर्निंग में 8 बजे से क्लास। वो लोग करिएगा जो सोचते हैं कि हाँ उन्हें कभी यूपीएससी या यूपीपीसीएस को देना है। खैर, बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। तो देखिए, अभी तक हम बात कर चुके थे। सबसे पहले हमने बात करी थी प्रस्तावना की, उसके बारे में हमने बात करी, संघराज्य क्षेत्रों की, फिर नागरिकता के बारे में बात करी, उसके बाद में फिर मौलिक अधिकारों पर बात की थी हमने। डिटेल में सब चीज़ें लेकर के हम चल रहे हैं, और आज हमें बात कर रही है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में थे, और नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके भाग 4 में है। दोनों ही एक तरीके के अधिकार हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो मौलिक अधिकार है वो आपके मौलिक है, क्योंकि वो आपके विकास के लिए बहुत आवश्यक है, और दूसरी बात, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, यानी वो आपको नहीं मिलते तो इस कंडीशन में आप न्यायालय जा सकते हैं। जब हम भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में भी आपके अधिकार ही हैं, लेकिन ये अधिकार ऐसे नहीं हैं जिनके आप न्यायालय में जाकर के जिनके लिए आप दावा कर सकें। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं मिल रहा, आप ऐसा न्यायालय में जाकर के नहीं बोल सकते। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मौलिक अधिकार तो न्यायालय में परिवर्तनीय हैं, यानी आप उनका दावा कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का दावा आप लोग नहीं कर सकते। देखिए, जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिटी। मेनली इन्हें स्टेट पॉलिटी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा जाता है, या इन्हें शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? डीपीएसपी कह देते हैं। उनको आपका फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, एफआर बोल देते हैं, और उनको बोला जाता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, या इनको डीपीएसपी बोला जाता है, या कहने के लिए नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्वों की जो चर्चा है संविधान में, वो किस में है? भाग 4 में है। और भाग 4 में भी कितने आर्टिकल से लेकर के? आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, क्योंकि आर्टिकल 35 तक तो हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे। उसके बाद में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये नीति निर्देशक तत्व आपके मूल संविधान से ही हैं, यानी जब से आपका संविधान बना तब से ही हैं, लेकिन इनको जो डाला गया था वो खास तौर पर आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर के डाला गया था। इसलिए कहा जाता है कि हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है, इन नीति निर्देशक तत्वों को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से कुछ ना कुछ कहा है। जैसे सबसे बड़ी बात है अंबेडकर जी के लिए। देखिए, अंबेडकर जी ने डीपीएसपी को, यानी नीति निर्देशक तत्वों को हमारे संविधान की एक अनोखी विशेषता बताया है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान की अनोखी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों को किसने बताया है? तो अंबेडकर जी ने बताया है। और आप ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने हमारे संविधान की जो आत्मा कहा था वो किसको कहा था? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 जिसे मैंने कल पढ़ाया था आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपकी रिट्स की बात हमने करी थी, रिट की बात हमने करी थी। इसके अलावा संविधान की आत्मा भी कहा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा भी कहा है, लेकिन ये किसने कहा है? ये कहा है जी ऑस्टिन ने। देखिए, 3 चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर आत्मा के बारे में। संविधान की आत्मा के बारे में मैं फिर से आपसे कह देता हूं, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, मुख्यतः तो प्रस्तावना को कहा जाता है, आर्टिकल 32 को भी कहते हैं, और आपका डीपीएसपी को भी कहते हैं। प्रस्तावना को किसने कहा है? तो ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा प्रस्तावना को क्या कहा गया? हमारी संविधान की आत्मा कहा गया। अंबेडकर जी द्वारा किसको कहा गया? आर्टिकल 32 को। और नीति निर्देशक तत्वों को किसके द्वारा कहा गया? जी ऑस्टिन के द्वारा हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तीनों चीजें ये बात ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना को कहा आत्मा हमारे संविधान की ठाकुरदास भार्गव ने, आर्टिकल 32 को कहा है अंबेडकर जी ने, और नीति निर्देशक तत्वों को कहा है जी ऑस्टिन ने। इसके अलावा केटी साहा के द्वारा कहा गया था कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक चेक के समान है। एक ऐसा चेक जो काट तो दिया है,
लेकिन उसका भुगतान वो बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है कि बैंक के पास जब पैसे होंगे वो आपको वो चेक के बदले में पैसे दे देगा। अच्छा, ऐसा केटी साहा ने क्यों किया, इस बात को समझिएगा क्यों कहा ऐसा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए, जब मौलिक अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं तो वो मौलिक अधिकार आपके तभी से शुरू हो गए जब से हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी चीजें कही गई, लेकिन वो लागू तभी से नहीं हुई जब से हमारा संविधान लागू हो गया, नहीं, वो तो राज्यों ने समय के साथ लागू करी हैं। जब राज्य को लगा कि हाँ अब ये हम लागू कर सकते हैं, तब उसको लागू कर दिया, या अब हम हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि हम इस वाली चीज को लागू कर सकते हैं, या ये वाला अधिकार हम लोगों को दे सकते हैं, तब राज्य ने उस कानून को लागू किया। इसलिए केटी साहा के द्वारा इसे एक चेक कहा गया नीति निर्देशक तत्वों को, क्योंकि हम लोग इसका दावा तो कर नहीं सकते कोर्ट में, तब ये राज्य के ऊपर है, राज्य जब चाहे ये वाला अधिकार आपको दे सकता है। तो इस कंडीशन में केटी साहा के द्वारा क्या कहा गया कि ये एक चेक है जिसका भुगतान राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। जैसे बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, ऐसे राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। राज्य की जब इच्छा हो, जब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी आ जाए, तब वो आपको वो वाला नीति निर्देशक तत्व जो है वो अधिकार के रूप में दे सकता है। चूंकि आप इसका कोर्ट में जाकर के एक दावा नहीं कर सकते हैं, इसी के कारण से टी कृष्णमचारी, नाम ध्यान रखिएगा, ये चारों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। टी कृष्णमचारी ने इसे क्या कहा है, एक कूड़ादान कहा है। यह भी ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक कूड़ेदान से किसके द्वारा की गई, तो वो किसके द्वारा की गई, टी कृष्णमचारी के द्वारा की गई। अब बात हम करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में, ठीक है, प्रमुख जो विशेषता है उनके बारे में। तो ये बात तो आप जानते हैं कि संविधान के भाग 4 में है, और उसके साथ साथ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिए गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक चीज और कि नीति निर्माण हेतु एक प्रकार के निर्देश है। इसका क्या मतलब है समझिएगा। देखिए ये जितने भी हैं ये सब राज्य के लिए निर्देश हैं। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सर यहाँ राज्य का मतलब क्या है, क्योंकि देखिए नीति निर्देशक तत्व में भी काफी जगह पर राज्य शब्द का यूज हुआ है। जैसे राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, राज्य आय, सुविधा और अवसर की असमानता को कम करेगा। तो यहाँ पर भी राज्य का अर्थ क्या है, तो देखिए जब मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, और उस आर्टिकल 12 में राज्य की क्या परिभाषा दी गई है कि वह कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो कोई विधि बनाने या उसे लागू करने का अधिकार रखती है वो सब राज्य है। यानी संसद भी यहाँ पर राज्य थी, और राज्य की जो विधानमंडल होती है वो भी एक तरीके से राज्य है। लोकाधिकारी, जो लोक अधिकारी होते हैं जो किसी भी कानून को लागू करवाते हैं वो, स्थानीय बोर्ड जो होते हैं, लोकल बॉडीज जो होती हैं वो सब, ये सब क्या है आपके राज्य हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि नीति निर्देशक तत्वों के लिए यहाँ राज्य का क्या मतलब है, तो यहाँ भी राज्य का मतलब वही है जो मौलिक अधिकारों के लिए था। और ये बात किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 36, जहां से नीति निर्देशक तत्वों की शुरुआत होती है उसी के पहले आर्टिकल में, आर्टिकल 36 में ये कहा गया है कि राज्य की परिभाषा यहां पर भी वही है जो राज्य की परिभाषा भाग 3 में मौलिक अधिकारों के लिए है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये नीति निर्माण हेतु निर्देश है। यह सोचिए कि राज्य कहे, राज्य का मतलब संसद, विधानमंडल, कि हम क्या कानून बनाएं, कौन सा कानून बनाएं, तब ऐसे में हमारी संसद या लोकाधिकारी या लोकल बॉडीज या विधानमंडल कानून बनाने के लिए किसको देख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को। यानी वो नीति निर्देशक तत्वों को देख करके एक मार्गदर्शन ले सकते हैं कि उन्हें किस प्रकार का कानून बनाना है, उन्हें क्या क्या करना है। इसलिए नीति निर्देशक तत्वों को एक प्रकार का राज्य के लिए पथ प्रदर्शक माना गया है कि नीति निर्माण में भी कहीं ना कहीं ये एक तरीके से निर्देश देने का कार्य करते हैं। अगली बात है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में। देखिए सब विशेषताएं हैं, जैसे मौलिक अधिकारों की मैंने आपको विशेषताएं पढ़ाई थी, ऐसे ये विशेषताएं हैं। और आपको एक काम करना है, आपको दोनों चीजें देखनी है कि मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं थी और नीति निर्देशक तत्वों की क्या विशेषताएं हैं। अगर आपको दोनों विशेषताएं पता चल गई तो आपके लिए दोनों का अंतर करना बड़ा आसान हो जाएगा। और मेंस में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में प्रमुख रूप से क्या अंतर हमें दिखाई देते हैं, तब ये आप क्वेश्चन घर से लिखने की कोशिश करिएगा। अगली बात क्या है कि ये जो हैं आपके नीति निर्देशक तत्व वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी
आप इनका न्यायालय में जाकर के दावा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते न्यायालय में जाकर के न्यायालय से कि आप हमें ये वाले अधिकार दिलवाइए, ये आप नहीं कर सकते, ये आप इनके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। हालांकि हाँ, मैं बताऊंगा कि एक आपका नीति निर्देशक तत्व ऐसा है, उस मामले में आप उसका दावा कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि वो न्यायालय में प्रवर्तनीय है। और वो मैं बता देता हूं, वो है आपका 39D। 39D मैं आगे चर्चा करूंगा। 39D क्या कहता है? ये कहता है स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये कहता है स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करता है ये। तो ये वाला जो है, ये एक एक्चुअली मामला था, मैं आपसे बताऊं, ये एक मामला था। इस मामले का नाम था रणजीत सिंह बनाम भारत संघ मामला, बनाम भारत संघ मामला। ये जो मामला था, ये लगभग जहां तक मुझे याद है 1982 का मामला था। 1982 में इस मामले में कोर्ट ने यह कहा था कि स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो आपका एक नीति निर्देशक तत्व है, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय में दावा किया जा सकता है, यानी ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। तो देखिए, ये वाला मौलिक अधिकार, ये वाला जो नीति निर्देशक तत्व है, ये एक तरीके से मौलिक अधिकार के समान है, यानी ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। बाकी सब नहीं है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्व मूलभूत है। मूलभूत, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं मूलभूत ढांचे को इंगित करते हैं आपके संविधान के, इसी प्रकार से जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो भी मूलभूत ढांचे को दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं समझिएगा, क्योंकि ये संविधान सभा ने हमारे संविधान में इसलिए डाले कि अगर कल के दिन को हमारा राज्य ये सब काम करता है, इन सब चीज़ों को लागू करता है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, तो ऐसे में एक अच्छे कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जो पूर्णतः प्रजातंत्र पर निर्भर करता है। यानी मैं कहूँ कल्याणकारी राज्य का जो मेन मर्म है वो है प्रजा की भलाई से। जब कोई राज्य प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, उन्हें अनुदान दे, उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये दुनिया भर के कार्य करे, पोषण की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा, स्त्रियों की सुरक्षा, अनुसूचित जाति के लोगों की सुरक्षा, पिछड़े हुए लोगों की सुरक्षा, बुजुर्गों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब कार्यों को करता है, तब ऐसे राज्यों को बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। तो चूंकि नीति निर्देशक तत्वों में यही सब चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे राज्य को एक तरीके से कल्याणकारी बनाती हैं, इसलिए इन्हें क्या माना गया है? एक मूलभूत बातें माना गया है। तो नीति निर्देशक तत्व भी मूलभूत है, लेकिन मूलभूत होते हुए प्रवर्तनीय नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आप उनका दावा नहीं कर सकते न्यायालय में। अगली बात है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। बिल्कुल सही बात है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। बिल्कुल, आप जितनी चीजें हैं मौलिक नीति निर्देशक तत्वों में आप पढ़ेंगे तो आपको रियल में लगेगा कि हाँ, ये जितनी चीजें हैं, अगर ऐसा कोई राज्य करे तो उस राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। उसके अलावा एक बात और है कि ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। देखिए, आप प्रजातंत्र का मतलब तो समझते हैं ना, प्रजातंत्र का मतलब होता है आपका एक तरीके से लोकतंत्र। अब देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमारा मतलब तो सीधा आता है कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का लोगों के लिए, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। ये बात तो सही है कि लोकतंत्र में मेन चीज जो है वो जनता है, लेकिन मेन बात यह है कि लोकतंत्र का असली मर्म क्या है। मर्म मतलब समझते हैं आप, मर्म का मतलब हो गया मेन लक्ष्य क्या है। तो मेन लक्ष्य यहां पर क्या है आपका? जनता का हित। लोकतंत्र का मेन मतलब है जनता का हित। अगर हम बात करें कि राजनीति में लोकतंत्र, तो हम कहेंगे कि राजनीति में लोकतंत्र का मतलब है एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जनता का हित सुनिश्चित होता हो, उसे हम राजनीतिक लोकतंत्र कहते हैं। और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जिसमें जनता का हित हो, जब वो जनता के द्वारा चुनी जाए।
यानी देश का शासक प्रशासक जो है वो जनता के द्वारा चुना जाएगा, उसी कंडीशन में जनता का हित सुनिश्चित हो पाएगा और तभी हम कह पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारे देश में राजनीतिक लोकतंत्र है। लेकिन यहां पर बात है कि सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है। मैं कहूं कि जब एक ऐसा राज्य जो सामाजिक रूप से भी लोगों के हित में कार्य करे, आर्थिक रूप से भी लोगों के हित में कार्य करे, तब उस व्यवस्था को हम सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र कह सकते हैं या उसे ही सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र कह सकते हैं। अब सोचिएगा, देश के आर्थिक संसाधनों पर सबका अधिकार हो, सामाजिक रूप से लोगों में कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग बराबर हो, तब इस कंडीशन में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो चुका है। तो ये जो आपके डीपीएसपी हैं, ये सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की बात भी करते हैं। कैसे, इसको हम आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। सबसे पहले दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। बड़ा आसान है समझना, अगर अभी तक आपने मेरी बातों को सुना है तो बड़ा आसान है आपके लिए। आर्टिकल 36 कहता है राज्य की परिभाषा, यानी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक काफी बार राज्य शब्द का यूज हुआ है। जैसे राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, जैसे राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा, राज्य महिलाओं को प्रसूति सहायता देगा, राज्य बूढ़े व असहायों के लिए लोक सहायता प्रदान करेगा। तो यहां पर राज्य का जो मतलब है, राज्य की जो परिभाषा है, वो परिभाषा किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 36 क्या कहता है कि यहां पर राज्य की परिभाषा वही है जो भाग 3 में भाग 12 में आर्टिकल 12 में लिखी गई है। आप जानते हैं ना, आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकारों के लिए राज्य की परिभाषा दी हुई है। तो वही परिभाषा सेम यहां पर है कि आर्टिकल 36 ये कहता है कि यहां पर भी राज्य की परिभाषा, नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी राज्य की परिभाषा वही होगी जो कि मौलिक अधिकारों में थी। ठीक है, और क्या थी वो मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 37 क्या कहता है? उल्टा है। देखिए, वहां पर आर्टिकल 12 के बाद 13 क्या कह रहा था कि मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली कोई भी विधि शून्य घोषित की जा सकती है न्यायालय के द्वारा। लेकिन आर्टिकल 37 यहां पर इस बात का बिल्कुल उल्टा कहता है। वो कहता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय ही नहीं है, यानी इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाए जो इनका उल्लंघन करता हो, उस कंडीशन में ऐसे कानून को शून्य घोषित न्यायालय नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप इनका दावा नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर के कि मेरा ये नीति निर्देशक तत्व छीन चुका है, या मुझे ये वाला नहीं मिल रहा है, या ये वाला कानून मेरे इस नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ है, तब ऐसे में न्यायालय इसे शून्य घोषित करे, ऐसा आप दावा नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 37 में ये बात लिखी हुई है। इसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल 38 पर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 38। देखिए, ये वो आर्टिकल है जो रियल में बात क्या करता है, आपका सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने की बात करता है। आर्थिक, अभी मैंने बात करी थी ना, ये प्रजातंत्र स्थापित करने की बात करता है। और इसके साथ साथ यही वो आर्टिकल है जो राज्य को रियल में कल्याणकारी भी बनाता है। कैसे कल्याणकारी बनाता है समझिएगा। देखिए, आर्टिकल 38 में पहले केवल एक ही क्लोज था 38(1) में, ठीक है, लेकिन बाद में आगे चल करके 44वें संविधान संशोधन से 1978 में इसमें एक दूसरी बात और जोड़ दी गई। पहले जानते हैं पहली बात क्या थी। पहली बात यह थी, आर्टिकल 38 ये कह रहा था कि राज्य का ये दायित्व है कि वो क्या करे, वो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करे। अब ये मतलब तो समझते हैं ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अर्थात सामाजिक रूप से सब लोगों के साथ न्याय हो, आर्थिक रूप से भी सब लोगों के साथ न्याय हो। कैसा न्याय? भाई सभी लोगों का संसाधनों पर समान हक हो, ये एक आर्थिक न्याय है। सामाजिक कैसा, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ये एक सामाजिक न्याय है। राजनीतिक न्याय, सबको अवसर की समानता हो, राजनीति में सब लोगों को जो है वो खड़े होने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार हो, ये राजनीतिक न्याय है। तो कहा गया कि राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की व्यवस्था करेगा। और ध्यान रखना, ऐसी ही बात आपकी प्रस्तावना में भी की गई है। शायद आपको याद हो, प्रस्तावना आप देखें कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने व समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो वहां पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। एक प्रश्न बन सकता है जो थोड़ा डीपली ऐसे बन सकता है कि किस आर्टिकल में उस बात को दोहराया गया है जो कि प्रस्तावना में न्याय संबंधी है।
तो अब ऐसे में किस में है, वो आर्टिकल 38 के फर्स्ट में वही सेम बात है। यहां पर भी 3 न्याय की बात की गई है और प्रस्तावना में भी 3 न्याय की बात की गई है। अब हुआ क्या था, देखिए 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, आपका निकाल दिया गया था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को आप जानते हैं आर्टिकल 300 के में डाल करके कानूनी अधिकार बना दिया। इसी चीज को देखते हुए इसमें एक दूसरा क्लोज और डाला जिससे लोगों को थोड़ी सांत्वना मिले, और इसमें क्या डाला कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए राज्य एक काम और करेगा। वो क्या करेगा कि लोगों के बीच जो सुविधाओं की असमानता है, कुछ लोगों के पास सुविधाएं ज़्यादा है ना, सोचिए आप कहीं कैसी सुविधा सर, मैं कहूँगा देख कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई है, पानी आता है, सब कुछ आता है, हर चीज़ मुहैया हो जाती है। ठीक है, तो कहीं पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं वहाँ सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वाहन नहीं चलते वहाँ पर। ठीक है, यातायात की बढ़िया व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सूखा है, पानी नहीं आता, कोई नदी की व्यवस्था नहीं है, ऐसा हो सकता है। आय की असमानता है लोगों के बीच में, अवसर की असमानता है, कुछ लोगों को अवसर मिलता है, कुछ लोगों को अवसर नहीं मिलता है। तो मेनली आर्टिकल 38(2) में एक बात को डाला गया कि राज्य एक काम करेगा कि वो सुविधाएं, आय और अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अब ये कह दिया गया, मैंने क्या कहा, नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक हैं जो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वो जब मन करे उसे जब भुनाए। तो ऐसा करने के लिए राज्य जैसा कानून बनाना चाहे वो समय से बना सकता है। फिलहाल 38 का फर्स्ट और 38 का 2 क्या कह रहे हैं, 38 फर्स्ट कह रहा है कि राज्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करेगा, और 38(2) क्या कह रहा है कि राज्य सुविधा, आय व अवसर की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। दोनों ये ध्यान रखिएगा, ये जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन से 1978 में। अब आता है आर्टिकल 39। देखिए आर्टिकल 39 में एक बात लिखी गई थी, आर्टिकल 39 में लिखा गया था कि राज्य के द्वारा अनुसरणीय तत्व। देखिए ये वाला आर्टिकल भी राज्य को कैसा बनाता है, कल्याणकारी बनाता है, कि अगर ये सब काम राज्य करे तब ऐसे में राज्य कैसा बनेगा, कल्याणकारी राज्य बनेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें 6 ऐसी चीजें दी गई हैं जो राज्य को समय के साथ लागू करवानी हैं। 6 इस प्रकार के अधिकार हैं, एक तरीके के निर्देश आप उन्हें मान सकते हैं कि राज्य को जो समय के साथ लागू करवाने हैं, और ऐसा अगर राज्य करवाएगा तो राज्य कल्याणकारी राज्य बनेगा। लेकिन इसी में एक आर्टिकल जोड़ा गया 39A, मेनली 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, और जिसमें एक चीज और बढ़ा दी गई थी, एक निर्देश और बढ़ा दिया गया था, और वो था निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता का मतलब समझते हैं, निशुल्क कानूनी सहायता। ये 6 जो निर्देश हैं ये अभी हम पढ़ते हैं, ये समझिएगा निशुल्क विधिक सहायता। देखिए कोई भी व्यक्ति जो कोई कृत्य करता है वो अपराध की श्रेणी में आता है तो मामला कोर्ट में जाता है, और फिर कोर्ट में जज के सामने जो है वो उस मामले को रखा जाता है, और जो दोनों लोग होते हैं, यानी एक अपराधी होता है और एक जो आरोप को लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों के वकील आमने सामने से एक दूसरे का पक्ष रखते हैं। वकील इसलिए पक्ष रखते हैं क्योंकि वो विधि को जानते हैं, वो अच्छे से पक्ष रख सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, पैसे की कमी के कारण से वो वकील नहीं कर सकते। अब इस कंडीशन में तो भाई उनके साथ समस्या हो जाएगी, जब उनका कोई पक्ष नहीं रख पाएगा वकील के अभाव में, तब निर्दोष व्यक्ति को भी जो है हो सकता है कोई सजा हो जाए। और भारत चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है जिसका कहना यह है भले ही 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में एक व्यवस्था डाली गई। वो ये कहा गया कि राज्य का एक दायित्व ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं कर सकता, कोई वकील नहीं कर सकता, तो राज्य उसे क्या करे, निःशुल्क विधिक सहायता दिलवाए, उसे जो है वो एक तरीके से सरकारी वकील उपलब्ध कराए जो उसका केस लड़े। लेकिन फिर से वही बात है, सरकारी वकील केस लड़ेंगे और मेनली चूंकि वो जान इतनी मेहनत वगैरह वो करेंगे नहीं, और ऐसे में केस हारने की संभावना रहती है। फिर भी एक तरीके का कहीं ना कहीं एक अच्छी व्यवस्था है। अब बात करते हैं आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य के द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व, कुछ ऐसे निर्देश जिनका राज्य अगर पालन करे तो वो कल्याणकारी हो सकता है। अब क्या क्या है ये निर्देश समझिएगा। सबसे पहला ए क्या कहता है, 39 का ए क्या कहता है, देखिए ये स्मॉल ए है और वो कैपिटल ए है, दोनों में अंतर है। ये बड़ी छोटी सी गलती है, अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएंगी चीजें। 39 ए क्या कहता है कि समान आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य, कि राज्य को एक निर्देश है
कि राज्य जो है वो स्त्री व पुरुष, देखिए यहाँ पे नागरिकों के लिए है, खास करके स्त्री व पुरुष दोनों के लिए, कि राज्य समान आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ आजीविका लिखा गया है, रोजगार नहीं है लिखा हुआ, ध्यान रखना, इसका मतलब कोई रोजगार मत समझ लेना। देखिए रोजगार का मतलब क्या होता है, रोजगार का मतलब होता है योग्यता के अनुसार काम मिलना। यानी मैंने डॉक्टरी कर रखी है तो भाई मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियरिंग कर रखी है तो मैं इंजीनियर बनूं, ठीक है। लेकिन यहाँ आजीविका का मतलब होता है उतना कुछ मिल जाना जिससे कि अपना जीवन चल पाए। तो राज्य का एक कार्य ये रहेगा कि राज्य जो है वो लोगों को समान आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए। मुझे लगता है शायद बैटरी जो है वो बच्चों ख़त्म हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरी बैटरी है। अगर बंद हो जाएगी तो मैं कोई बात नहीं, मैं दूसरी बैटरी से शुरू कर दूंगा क्लास, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो समान आजीविका के अवसर उपलब्ध कराएगा स्त्री व पुरुष के लिए, समान आजीविका के अवसर, ठीक है। इसके बाद है 39B और 39C, दोनों समझा चुका हूं मैंने कहा था कि 39B, ये मैंने जब 31 का मैं आपको C पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे बात करी थी कि देखिए B क्या कहता है, भौतिक संसाधनों का संवितरण, कि राज्य देश के जो भी भौतिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन जो भी प्रकृति से मिले हैं, मैंने उसमें सब चीज़ें बताई, चाहे आपकी जल हो गया या खनिज पदार्थ हो गए, ये जितने भी पदार्थ हैं, राज्य इनका सभी का संवितरण करेगा लोकहित में। इनका वितरण इस तरीके से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ मिल पाए। और अगला है आपका C, धन व उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण पर रोक। ऐसे ना हो कि देश में संपत्ति और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण कुछ ही लोगों पर हो जाए, ऐसा ना हो कि सभी कारखाने, कंपनियां, ये सब चीज़ें कुछ ही लोगों के पास हो जाएं, चंद लोगों के पास, अमीर लोगों के पास हो जाए, उनकी मोनोपोली हो जाए, भूमि पर बड़े लोगों का कब्जा हो जाए, किसी के पास कुछ ना हो और कुछ लोगों के पास बहुत सारी जमीन हो, ऐसा ना हो। ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल सी बात है, B और C को लागू कराने के लिए राज्य अगर कल के दिन को कोई भी कानून बनाता तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर अगर राज्य को कोई कानून बनाना है तो राज्य क्या करेगा, अमीरों से लेके गरीबों को देगा, और जब अमीरों से लेके कुछ गरीबों को दिया जाएगा तब वो कोई किसी कानून के तहत होगा, और वो कानून कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 के तहत क्या है, विधि की असमानता को प्रकट करेगा। क्योंकि विधि की समता क्या कहती है, सबके लिए चीजें बराबर हो, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, किसी से लिया जा रहा है, किसी को दिया जा रहा है। तब ऐसे में अगर 39B और C को लागू कराने के लिए राज्य कुछ करेगा तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन माना जाता। इस कंडीशन में राज्य कभी कोई कानून बना ही नहीं सकता था। तब ऐसे में मैंने बताया था आर्टिकल 31 के C में एक संशोधन किया गया था, 25वें संविधान संशोधन से इसे जोड़ा गया 31C को, और इसमें क्या लिख दिया गया कि यदि कल के दिन को 39B और 39C को लागू कराने के लिए राज्य कोई कानून बनाता है और भले ही वो कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, तब भी उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 39D के बारे में। मैंने अभी बताया स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन, ये मैंने अभी चर्चा करी थी। इंपोर्टेंट इसलिए है 39 का D क्योंकि भैया न्यायालय में प्रवर्तनीय है। और किस मामले में इसे कहा गया था कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है? ये कहा गया था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामला, ये 1982 का मामला था। इस मामले में कहा गया कि स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए, लगता है कैमरा बंद हो गया, चलिए इसे देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। 1 मिनट, मुझे लगता है बच्चों बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट वेट करिएगा।
बार हो चुका है क्या स्टार्ट? ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपसे अभी बात की थी 39D के बारे में कि स्त्री व पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, पहले क्या था कि ऐसा होता था कि स्त्रियों को थोड़ा सा ऐसा समझा जाता था कि वो पुरुषों से कम काम करती हैं और इस कंडीशन में उनके लिए वेतन कम रखा जाता था। लेकिन नहीं, इस बात को लागू कराने के लिए इस मामले में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि स्त्री व पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित होना चाहिए और इसके लिए राज्य कोई कानून बना सकता है। और अगर ऐसा राज्य कोई भी कानून बनाता है तब ये ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से लोगों के अधिकार के रूप में काम करेगा, यानी ऐसा अधिकार ना मिलने पर लोग कोर्ट जा सकते हैं, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है। इसके बाद फिर लास्ट रह जाते हैं दो, एक है ई और एक है एफ, 39E और 39F। देखिएगा, 39E तक ही हमारे संविधान में थे, ये 39F वाला जो था ये भी आपका बाद में जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बताया भी कि ये जो 5 थे ये पहले से मौजूद थे। 42वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 39 में 2 चीजें जोड़ी गई, एक तो 39A जोड़ा गया और ये कैपिटल ए है, ये ध्यान रखिएगा, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई, और एक आपका ये जोड़ा गया 39F। तो 39F भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अब क्या कहता है 39F, इस बात को समझिएगा। ई और एफ क्या कहता है, ई क्या कहता है इस बात को समझिए। सबसे पहले ई कहता है कि स्त्री एवं पुरुष के स्वास्थ्य एवं शक्तियों का ध्यान रखा जाए। कहने का मतलब क्या है इस बात को समझिएगा। स्त्री और पुरुष यदि कहीं पर भी काम करते हैं, वो कहीं पर भी काम करें, तो उनसे इतना काम ना लिया जाए कि उनके स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव पड़े, और कहीं ना कहीं जो उनकी शक्ति है उनकी शक्ति प्रभावित ना हो, यानी उनकी शक्ति से ज़्यादा उनसे काम ना लिया जाए। अब देखिए, किसी व्यक्ति की आमतौर पर दिन में 8 घंटे की क्षमता है कार्य करने की, तो ऐसे ना हो कि उससे 18 घंटे काम लिया जाए, और 18 घंटे काम लिया जाएगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इसी के लिए ये व्यवस्था इसमें कही गई 39 के ई में कि स्त्री या पुरुषों के स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बच्चों की आयु का दुरुपयोग ना हो। यहां पर बच्चों को भी कहा गया कि देखिए, कुछ बच्चे भी होते हैं जो कुछ काम करते हैं, परिसंकट में कारखानों में काम करने पे तो बिल्कुल रोक है, लेकिन फिर भी कुछ काम बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं करते हैं। तो बच्चों की भी जो सुकुमार आयु है, जो उनकी एक बच्चों की आयु होती है, कोमल आयु होती है, उसका भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आर्टिकल 39E जो है वो 3 लोगों को संरक्षित कर रहा है, एक तो स्त्री और पुरुष किसी भी आयु के हों, और एक आपके बच्चे। जो बच्चे हैं तो वो तो वही आयु का मतलब आप समझ रहे हैं, 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चे। तो इनसे इस तरीके से कोई काम ना लिया जाए कि इनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, और साथ ही साथ ऐसा कार्य जो इनकी शक्ति से बाहर हो वो इनसे ना करवाया जाए। तो ये किसमें है, आर्टिकल 39 के ई में। अच्छा, इसी में एक दूसरी बात भी है, वो क्या है कि देखिए, काफी बार ऐसा हो सकता है कि कोई स्त्री पुरुष या कोई बच्चा किसी आर्थिक व्यवस्था के कारण से, यानी उसके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, घर में कोई बीमार है, इस कारण से हो सकता है कि वो अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति भाई 50 किलो वजन उठा सकता है, एक दिन में 50 किलो बोझा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा सकता है, लेकिन ज़्यादा पैसे की ज़रूरत के कारण से वो बोले कि मैं 500 किलो इधर से इधर करूंगा या ये काम करूंगा, तो ऐसा करने से भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा उसके स्वास्थ्य पर। और अगर बच्चा है तो उसकी आयु का एक दुरुपयोग होगा, तो ऐसा करने से भी राज्य जो है वो रोकेगा। यानी आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव किसी व्यक्ति पर नकारात्मक ना पड़े, यानी किसी व्यक्ति पर आर्थिक व्यवस्था हावी ना हो पाए, ये कार्य भी जो है वो राज्य करेगा। तो आर्टिकल 39E क्या कहता है, दोनों को जोड़ करके अगर मैं बताऊं तो ये कहता है कि राज्य ऐसा कानून बनाएगा जिसके तहत स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, उनसे इस प्रकार से कार्य ना लिया जाए, वो कार्य ना लिया जाए जो उनकी शक्ति से बाहर हो, उनकी क्षमता से बाहर हो और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाले, खास तौर पर उनका दुरुपयोग हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा कानून राज्य बनाएगा। दूसरी बात इसी में कहा गया कि आर्थिक व्यवस्था के कारण से, आर्थिक रूप से परेशान होकर के कोई व्यक्ति ऐसा कार्य ना करे, इस चीज पर भी राज्य जो है वो कानून बनाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 39F, ये क्या कहता है, बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुविधाएं एवं अवसर।
राज्य बालकों पर विशेष तौर पे ध्यान देगा, जो बालक है और स्वास्थ्य रूप से वो स्वस्थ रहें, ठीक है। इसके लिए राज्य क्या करेगा आपका, उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा और साथ साथ विभिन्न प्रकार के अवसर भी देगा। तो आप देखेंगे बालकों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए समय समय पर सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे चिकित्सा से जुड़ी हुई सरकार योजना लेकर के आती है बच्चों के लिए, हाँ इस बीमारी के लिए ये टीका वो टीका। तो ये दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें हैं राज्य कानून बना करके लेके आता है, वो सब आर्टिकल 39F के तहत है। ये कब लाया गया, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। तो कुल मिलाकर के कितने आर्टिकल हैं, 39 में कुल मिलाकर के कितने अनुसरणीय तत्व हैं, तो अब आप कहेंगे 6 हैं। 5 पहले थे, एक बाद में जोड़ दिया गया F वाला, एक बिल्कुल अलग से है, वो है 39A। तब ये याद हो गए ABCDEF। अब यहाँ पर एक बात और करते हैं, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाए तो बता देना बच्चों, मैं फिर इसको बचे हुए कल करा दूंगा आपको। एक और देख लेते हैं, चले आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या कह रहा है, आर्टिकल 40 ये कह रहा है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्वशासन की व्यवस्था करेगा। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये रियल में गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। गांधीवादी क्यों, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा स्थानीय स्वशासन की पक्षधर रही है। गांधीवादी विचारधारा क्या है, मेनली गांधी जी के सिद्धांत जो हैं, गांधी जी के जीवन के दौरान जो कुछ उनके विचार कहे गए उनका जो निचोड़ है वही गांधीवादी विचारधारा है। तो गांधीवादी विचारधारा हमेशा किसके पक्षधर थी, स्थानीय स्वशासन के। देखिए गांधी जी तो एक गांव को भी पूरे का पूरा एक कंप्लीट बॉडी बनाना चाहते थे, यानी वो तो ये चाहते थे कि एक गांव भी एक देश के रूप में काम करे, एक गांव का एक अपना प्रशासन हो, गांव में अपनी उत्पादन की इकाइयां हो, जितना उत्पादन गांव में हो उस सब की खपत गांव में ही हो जाए, बिल्कुल एक गांव भी एक कंप्लीट बॉडी के रूप में काम करे। गांधी जी का कुछ ऐसा सोचना था। इसी विचार को आर्टिकल 40 में रखा गया और कहा गया कि राज्य कम से कम ये काम भी करे कि वो ग्रामीण स्वशासन का भी गठन करे। प्रेजेंट टाइम में तो आप जानते हैं ग्रामीण स्वशासन का गठन है संविधान संशोधन 73 व 74 के माध्यम से। आप ये जानते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया, लेकिन ये स्थानीय स्वशासन इतना लेट स्थापित किया गया। आप सोचिए 1992-93 में ये काम किया गया, संवैधानिक संशोधन करके स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई। लेकिन इससे पहले ही हमारे मूल संविधान में ये वाली बात कह दी गई थी कि राज्य का ये दायित्व है कि राज्य कम से कम ग्रामीण स्वशासन की स्थापना करे। आगे चल करके देखिए, चूंकि ये बात कही गई थी और चूंकि ये तो आप जानते हैं इसका दावा कोर्ट में नहीं हो सकता था, तब राज्य ने शुरुआत में तो कुछ नहीं करा, लेकिन फिर 1957 में जाकर के एक कमेटी बनाई गई, बलवंत राय कमेटी जो थी, उस कमेटी ने सुझाव दिए स्थानीय स्वशासन के लिए और फिर उस सुझावों को हमने माना और मानने के बाद में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला जो राज्य बना था वो कौन था, राजस्थान था। 1959 में राजस्थान ने अपने यहाँ के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिले में लागू किया था इस व्यवस्था को। अब आप कहेंगे स्थानीय स्वशासन है क्या, तो मैं आपको बता दूं, जैसे गांव में ग्राम पंचायत है, ऐसी ब्लॉक में ब्लॉक पंचायत होती है, बीडीसी मेंबर चुनते हैं ना, ऐसे ही जिले में जिला पंचायत होती है। तो देखिए जो चुनाव हो रहे हैं, ये भी जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं, ब्लॉक पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं, ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं। तो ये जो चुनावी व्यवस्था है यही क्या है, यही है ग्रामीण स्वशासन। तो ये ग्रामीण स्वशासन लाने की बात कही गई थी आर्टिकल 40 में, जो कि आज पूर्णतः भारत में आ चुका है और इसके लिए हमने संवैधानिक व्यवस्था भी करी, जिसके लिए 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बारे में विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा और वो करूंगा मैं आपसे जब ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आगे चल करके ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर आज इतना रखते हैं और कल आप 8 से क्लास करिएगा। सबसे पहले तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग मेंस वाली क्लास करिएगा। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा मेंस के, और उसके बाद में फिर 10 बजे से पॉलिटी की क्लास रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।